सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो इस वक्त देख रहे हैं। आज ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है। ये पूरा देश उत्सव में इस वक्त डूबा हुआ है। आज क्या खास खबरें लेकर आई हूं मैं आपके लिए द रूबिका लियाकत शो में, पहले एक झलक उसकी आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे चंद्रयान की, चंद्रयान तृतीय की। मैं ये सोच रही थी कि 5 वो आपको खबरें बताऊं कि कौन कौन सी है, लेकिन आज तो 5 ही खबरें चंद्रयान तृतीय से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई, मोदी सरकार का विजन कामयाब हुआ, लोगों की पूजा प्रार्थना और दुआएं काम आई। जैसे ही चंद्रयान तृतीय के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह को छुआ, वैसे ही पूरा भारत एक हो चला। तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3 is here, Veera Muthuvel. मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है, ये विजन, ये मिशन कामयाब हुआ है, लोगों की पूजा प्रार्थना दुआ काम आई है। जैसे ही चंद्रयान तृतीय के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह को छुआ, पूरा भारत जैसे दीवाना हो गया। एक एक देशवासी, हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम रहा था। आप हमारे हिंदुस्तान का नक्शा देखिए, महाराष्ट्र की तस्वीर, आंध्र प्रदेश की, कोलकाता की, मुजफ्फरपुर के, बिहार के मुजफ्फरपुर की, लखनऊ की, वाराणसी की, दिल्ली की, भोपाल की, जम्मू कश्मीर की, सूरत की। देश का ऐसा कोई हिस्सा मुझे बता दीजिए जहां पर आज जश्न का माहौल ना दिख रहा हो। आज हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों से हमने जरूर यहां पर वो तस्वीरें, शायद राजस्थान से, हमने छत्तीसगढ़ से, हमने हरियाणा से वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर इस तरीके से जश्न का माहौल नहीं दिख रहा हो। हमारे हिंदुस्तान का ये नक्शा देखिए, एक ही रंग में रंगा हुआ है, सिर्फ जश्न और कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान का रंग है। चंद्रयान की कामयाबी ने पूरे हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंग दिया, और वो रंग था तिरंगे का रंग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके सब उत्सव में डूबे नजर आ रहे थे। ऐसा होता है क्या? किसी मुल्क में ऐसा होता है? हिंदुस्तान का उत्सव मनाया जा रहा था। इस नक्शे में न जाने कितनी बोलियां बोली जाती है, कितने धर्म के जो है अनुयायी हैं, कितनी ही संस्कृतियां हैं, और इन राज्यों में सरकारें भी अलग अलग हैं, लेकिन पूरा भारत एक है। आज बोलियों, धर्मों, संस्कृतियों, इलाकों का कोई भेद नहीं है। आज सबकी बोली है जय हिंद, आज सबका रंग है तिरंगा। हमसे पहले 3 देश चांद पर पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। इन तीनों देशों ने जब चांद पर पहली बार पहुंचे ये, तो क्या वाकई वहां ऐसा माहौल रहा होगा? आपको क्या लगता है? जैसा आज हम सब ने महसूस किया है अपने आसपास, पड़ोस, मोहल्ले, पूरे हिंदुस्तान के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर दिख रहा था। ऐसा किसी और मुल्क में, चीन में दिखा होगा, रशिया में दिखा होगा, अमेरिका में दिखा होगा। ये हमारी ताकत है। आज मंदिरों में हवन हो रहा था, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जा रही थी, दुआएं हाथ उठा उठाकर मांगी जा रही थी, गुरुद्वारों में अरदास हो रहा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में एक ही जज्बा दिखा, क्योंकि चांद पर आज की विजय न्यू इंडिया की धमक की जीत थी। ये मौका हमारे आन बान शान का है। ये दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाले विश्व गुरु हिंदुस्तान की तस्वीर है।
देश का गौरव बढ़ाने वाले ऐसे ही मौकों पर भारत की असली ताकत और एकता दिखती है। बहुत लोग पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जहर घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की नसों में सहिष्णुता है, हिंदुस्तान की नसों में एक होकर रहना है। यही जज्बा विश्व गुरु हमें बनाता है। इसी ताकत के बूते हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आला मुकाम रखता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए, देश के मुखिया हैं, ये कहा कि आज भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया है। सुनिए। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारत को दुनिया में एक अलग ऊंचाई देने वाले मुकाम पर अपने अपने घरों में महफूज लोगों से लेकर लोगों को महफूज रखने वाले जवान तक खुश दिखे। ये तस्वीरें श्रीनगर के सीआरपीएफ जवानों के उत्साह की है। देखिए, ये मौका ऐसा ही था, ये उपलब्धि है ही इतनी बड़ी। ऐसा मौका और ऐसी उपलब्धि किसी भी देश या इंसान की जिंदगी में एक मर्तबा आती है। अब आपको पटना की तस्वीरें दिखाती हूं। जब चंद्रयान तृतीय कामयाब हो गया तो पटना की सड़क पर ढोल नगाड़ों के साथ आम लोग जश्न मनाते नजर आए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय भी हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर निकल आए। पूरा माहौल भारत माता के जय जयकारे से गूंज रहा था, वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा था। आज बहुत खुशी का दिन था और ये कह दीजिए आज बहुत 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 खुशी का दिन है। इसीलिए हर कोई दीवाना हो चला है। तस्वीरें अब गुजरात की देखिए, सूरत की है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। भारत का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत का उत्सव, ये कोई दिवाली नहीं है, होली नहीं है, ईद नहीं है, गुरु प्रकाश नहीं है, क्रिसमस नहीं है, ये हिंदुस्तानियत का त्योहार है। पूरे देश से तकरीबन ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एक जैसा उत्साह, एक जैसी उमंग, एक जैसी खुशी नजर आ रही है। चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, मर्द हो कि औरत हो, बच्चा हो कि बुजुर्ग हो, साइंटिस्ट हो कि अनपढ़ हो, नेता हो कि वोटर हो, गुरु हो कि चेला हो, आसमान पर रहने वाला हो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो, घमंड में चूर कोई हो कि कोई बहुत ही सौम्य हो, सब एक हैं, सब खुशी में डूबे हुए हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। भारतवासियों को अपने वैज्ञानिकों पर, अपनी सरकार पर, अपने देश पर कितना गुमान है। आज इसरो ने देशवासियों को ऐसी सौगात दी है जो उन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत के साथ आस्था के दम पर यह इतिहास रचा है और अपनी आस्था पर हमें फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने से पहले देखिए कैसे भगवान के दर पर माथा टेका था और चंद्रयान का बाकायदा एक छोटा सा मॉडल ले जाकर भगवान जी से प्रार्थना की थी। हमारे इन साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारा ये मिशन कामयाब करवा दीजिएगा भगवान जी। चांद पर हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए जब 14 जुलाई को चंद्रयान तृतीय को लॉन्च किया गया था, उससे एक दिन पहले इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति मंदिर गए थे, बालाजी से, ईश्वर से प्रार्थना की थी इस मिशन को कामयाब बनाने की हमारे देश में। लेकिन बावजूद इन सब तस्वीरों के एक ऐसा वर्ग भी है जो तरक्की की तस्वीरों को देखकर खुश नहीं हो पाता है, बड़ा उसे ये तस्वीरें दुखी कर देती है। ये लोग आज के मौके पर भी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। एक विषैले इकोसिस्टम में ये लोग पाए जाते हैं। इन तस्वीरों को ये जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये जलेंगे, दुखी होंगे, बार बार इनके दिल में तड़प उठेगी। लेकिन इन लोगों को आज की इन तस्वीरों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना चाहिए। जितनी बार भारत कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा, उतनी बार हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होठों पर भारत माता की जय के नारे और हाथों में तिरंगा लेकर इसी तरह बाहर निकलेगा। हमेशा देखते रहिएगा। और अब हिंदुस्तान जो चांद पर पहुंच चुका है, इतिहास जो रच चुका है, आगे क्या?
हमारा भारत चंद्रमा के उस छोर पर पहुंच गया है जहां आज तक कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता था जाने की, जहां पहुंचने की हिम्मत दुनिया का कोई देश नहीं जुटा सका। विश्व गुरु भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और यह बता दिया कि यह सदी हिंदुस्तान की सदी है, यह साल हिंदुस्तान का साल है। हिंदुस्तान वो देश है जो कामयाबी पर भी गुरूर नहीं करता, अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करता। तभी तो चंद्र विजेता बनने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future. सुना ना आपने, भारत के चांद पर कदम वसुधैव कुटुंबकम। चांद से पहली तस्वीर भी भारत की तरफ पहुंच चुकी है। यह कामयाबी की तस्वीर है। भारत अपनी कामयाबी पर फख्र करता है, गर्व करता है, लेकिन विश्व कल्याण की बात कभी नहीं भूलता है। भारत हमेशा दुनिया को साथ लेकर चलने की बात करता है और भारत अपने पहले मिशन में कामयाब हो चुका है, चांद की जमीन को छू चुका है, लेकिन यह मिशन अभी अधूरा है। अंडरस्टैंड। आप सोच रहे होंगे कि मिशन अधूरा कैसे है भाई? देखिए, चंद्रयान तृतीय लैंड तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। बाकी है वो सबसे जरूरी काम जिसके बलबूते हम विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं। भारत का ये मिशन इसलिए अभी अधूरा है या अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी चांद पर प्राणों की खोज होगी, यानी चांद पर वो खोज करना बाकी है जिसकी वजह से दुनिया चांद पर रहने के बारे में सोच सके, ताकि दुनिया के वैज्ञानिक इंसानों को चांद पर बसाने का विचार ला सके। आपको हमारी बातें दूर की कौड़ी लग रही होंगी, लग रहा होगा कि ये सब संभव होने में अभी दशकों लग जाएंगे। हम मानते हैं कि वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन भारत की कामयाबी के बाद दुनिया भी ये मान रही है कि चांद पर पहुंचना अब असंभव नहीं है। हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच चुका है। विक्रम लैंडर ने बड़े आराम से सॉफ्ट लैंडिंग की है और अब विक्रम लैंडर से चंद्रयान तृतीय का सबसे जरूरी हिस्सा बाहर आ चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रज्ञान रोवर की, क्योंकि प्रज्ञान के पास ही ये जिम्मा है कि चांद पर हिंदुस्तान को पूरी कामयाबी दिलाए वो। तो आसान शब्दों में आपको बता दूं कि प्रज्ञान रोवर कैसे काम करेगा और उससे भी जरूरी बात कि प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या करेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा वायुमंडल यान जीवनदायक गैसेस की खोज भी करेगा। भारत का ये चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा है और उस जगह को बेहद सोच समझकर चुना गया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया है कि यहाँ कोई देश आज से पहले तक पहुंचा ही नहीं, इसीलिए हम पहुंच जाते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। चांद के साउथ पोल पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंचती है, इसीलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए क्योंकि पानी के सूखने के चांसेस कम है। यहाँ का तापमान -232 यानी 232 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, इसीलिए पानी बर्फ के रूप में मिलने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। और प्रज्ञान रोवर इसी संभावना की तलाश में चांद पर पहुंच भी चुका है। आपको लगेगा कि चांद पर बर्फ मिल भी जाएगी तो क्या होगा, चांद पर पानी की खोज हो भी गई तो क्या बदल जाएगा? बेहद आसान शब्दों में समझ लीजिए, चांद पर अगर पानी मिलता है तो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी मुट्ठी में आ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में आपको बताती हूं, अगर प्रज्ञान को चांद या बर्फ या पानी मिल जाता है तो उसे तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाली जा सकती है और इन दोनों से ही क्लीन फ्यूल बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि चांद पर क्लीन फ्यूल किस तरह से अगर हमने बना भी लिया तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, इंसान के लिए उसका उपयोग क्या होगा? तो ये भी समझ लीजिए, ये सब कुछ भविष्य के लिए किया जा रहा है।
अगर चांद पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को अलग अलग करके स्वच्छ ईंधन बना लिया जाता है तो चांद को मंगल मिशन के स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग सेंटर बनाया जा सकेगा। यानी धरती से मंगलयान पहले चांद पर पहुंचेगा, फिर चांद से दोबारा फ्यूल भरकर मंगलयान अगले मिशन के लिए रवाना हो सकेगा। इसके अलावा अगर प्रज्ञान ने चांद पर पानी की खोज कर ली तो चांद पर जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, चांद पर खेती करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन प्रज्ञान वहां सिर्फ जिंदगी के लिए जरूरी पानी और ऑक्सीजन की खोज में नहीं पहुंचा है। प्रज्ञान तो और भी बहुत कुछ चीजें तलाशने जा रहा है। जैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंचती, तो ये जरूरी हो जाता है कि वहां दूसरे रिएक्शंस भी नहीं हुए होंगे। पानी के अलावा प्रज्ञान रोवर जो है वहां क्या क्या खोजेगा ये तो आपने समझ लिया, और काम कैसे करेगा ये भी समझ लीजिए। प्रज्ञान रोवर के चारों तरफ सोलर पैनल लगे हैं जिन्हें चार्ज करके प्रज्ञान धरती के 14 दिन तक वहां पर खोज जारी रखेगा। बिना सूरज की रोशनी के प्रज्ञान के सोलर पैनल, आप सोच रहे होंगे कैसे काम करेंगे जब वहां पर रोशनी पहुंच ही नहीं रही है। तो साउथ पोल के जिस हिस्से में प्रज्ञान रोवर अभी है वहां सूरज की किरणें भले ही नहीं पहुंचती है लेकिन रोशनी पहुंचती है, और इसी रोशनी के जरिए प्रज्ञान के एडवांस सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे। और यह भी जान लीजिए कि प्रज्ञान रोवर चांद के सिर्फ 1 दिन के बराबर ही खोज कर सकेगा। ये 1 दिन 14 दिन के बराबर है, मतलब ये 14 दिन और 1 दिन का चक्कर क्या है उसे समझिए। धरती के 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर होते हैं। प्रज्ञान रोवर कैसे काम करेगा ये आप समझ चुके हैं। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि प्रज्ञान रोवर जो खोज करेगा उसका पता इसरो को लगेगा कैसे? क्या प्रज्ञान से संपर्क करने का कोई तरीका इसरो के पास है? इस सवाल का जवाब है हाँ और ना भी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहली जो है वो आसान शब्दों में सुलझा दीजिए। इसरो के पास प्रज्ञान से सीधे संपर्क करने का कोई रास्ता या तरीका नहीं है। प्रज्ञान जो भी तस्वीरें लेगा उन्हें विक्रम लैंडर को भेजेगा। विक्रम लैंडर से वो तस्वीरें और जानकारियां इसरो तक पहुंचेगी। हम जानते हैं कि इस मिशन का फाइनल फेज क्या होगा। वो जो है खोज और पड़ताल करने के बाद जो जानकारी मिली है उसे इसरो तक पहुंचेगा। इस मिशन का फाइनल फेज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि प्रज्ञान पानी के अलावा क्या क्या खोज सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद पर प्लैटिनम, टाइटेनियम जैसी बेशकीमती धातुओं का भंडार हो सकता है। सोना भी चांद की सतह पर मौजूद हो सकता है। सबसे बड़ी चीज, चांद पर यूरेनियम का भंडार होने की भी संभावना है। प्रज्ञान रोवर को यदि चांद पर यूरेनियम मिल जाता है तो भारत की बिजली की यानी ऊर्जा की जरूरत सदियों के लिए खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों को चांद की सतह पर कुछ और भी बेहद कीमती मिलने की संभावना है। सस्पेंस जो है वो अब मैं तोड़ देती हूँ। वैज्ञानिकों को ये लगता है कि चांद की सतह पर स्कैंडियम जो है वो भी, या येट्रियम के अलावा 15 लैंथेनाइट भी जो है वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। यानी स्कैंडियम भी है, येट्रियम भी है और लैंथेनाइट भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। ये लैंथेनाइट क्या है? इसका इस्तेमाल आज के युग में स्मार्टफोन और एडवांस कंप्यूटर्स के लिए होता है। धरती पर ये धातुएं बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन चांद पर इनका भंडार होने की संभावना है। नासा के वैज्ञानिकों को लगता है कि चांद पर हीलियम 3 गैस भी हो सकती है। ये ऐसी गैस है जो परमाणु संयंत्र में फ्यूजन रिएक्शन के काम आ सकती है। सदियों तक पूरी धरती की एनर्जी की जरूरत इससे खत्म हो सकती है। और इस गैस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कोई न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलता है। यानी जैसे सूरज हमें ऊर्जा देता है वैसी ही ऊर्जा रिएक्टर से बनाई जा सकेगी। हालांकि ये सब कुछ तभी संभव होगा जब चांद की सतह पर प्रज्ञान को इनमें से कुछ मिल जाए। यही वो रेस है जिसमें अचानक तेजी आई है और चांद पर पहुंचने के प्रयास इस दौर में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। रूस का स्पेस मिशन लूना कुछ दिन पहले ही फेल हुआ। नासा के भी 2 मून मिशन अगले कुछ दिनों में चांद पर पहुंचने की कोशिश में है। चीन पहले ही चांद पर पहुंच चुका है, दूसरे मिशन की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि चंद्रयान मिशन का फाइनल फेज क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। चंद्रयान 3 का फाइनल फेज प्रज्ञान रोवर की बैटरी खत्म होने तक चलेगा, अगले 14 दिन। इसके बाद चांद के दक्षिणी छोर पर अंधेरा हो जाएगा, यानी चंद्रयान 3 का मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वो क्या करेंगे?
ये दोनों ही वहीं पर रहेंगे। उन्हें वापस भारत लाने का कोई और तरीका नहीं है और लाया नहीं जाएगा। हालांकि वो काम करते रहेंगे और संभव है कि इंडिया के अगले मून मिशन का वेलकम चंद्रयान तृतीय ही करे। अब आपने इस मून मिशन की अहमियत समझ ली है। जो भी खोज है वो भविष्य को उज्जवल बनाने वाली खोज है। इस खोज में आज से नहीं, अगर हमने आज से नहीं जुटाया गया तो पीछे छूट जाने का खतरा बहुत रह जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रज्ञान रोवर कुछ ऐसा यूनिक खोज लाए जो भारत से पहले चांद पर पहुंचने वाले अमेरिका, रूस और चीन ने नहीं खोजा है, और इसीलिए दुआएं अभी भी अपनी जारी रखिएगा। आज चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले देश बनने के बाद आपको ये जानना चाहिए कि ये मेहनत किसकी थी। यकीन मानिए, मेरे पत्रकारिता के करियर में कुछ ऐसे चंद मौके आते हैं जिस पर पूरा देश ऐसे फख्र से नाच रहा होता है, झूम रहा होता है। चंद्रयान की कामयाबी उन चंद मौकों में से एक है जिस पर पूरा भारत एक साथ एक सुर में गर्व कर रहा है। जिस कामयाबी पर पूरा भारत एक साथ है, धर्म, जाति, बोली, भाषा की बेड़ियां तोड़कर झूम रहा है। पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। महज 613 करोड़ के बजट में चंद्रयान तृतीय ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी लालसा दुनिया के तमाम विकसित मुल्क करते हैं। ये भारत की इच्छा शक्ति की जीत है जिसने दिखाया कि हम एक गलती से कितना कुछ सीख जाते हैं, कि दूसरी बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। ये भारत है, ये हमारे वैज्ञानिक हैं, ये हमारा इसरो है। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भविष्य के मिशन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने जो बात आज कही उसके पीछे वैज्ञानिकों की वो तपस्या है जिसमें 4 साल तक हमारे वैज्ञानिक तपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के साक्षी थे। वो खुद चंद्रयान द्वितीय के संपर्क टूटने के दौरान बेंगलुरु में मौजूद थे। आज जब हम सफलता के ऊंचे मुकाम पर खड़े हैं तो उस सफर को याद करना बेहद जरूरी है। 7 सितंबर 2019 ये वो गमगीन माहौल था जब दोबारा पूरा देश ऐसे ही मायूस होकर आंसू बहा रहा था। आज चांद की जमीन पर तिरंगा लहराने के साथ हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। आपको चंद्रयान की सफलता तो दिख गई होगी, लेकिन चंद्रयान को सफल बनाने के लिए जो चेहरे जिम्मेदार हैं उनसे मिलवाना भी हमारा कर्तव्य है। ये वो चेहरे हैं जो सालों तक चुपचाप बिना किसी शोर के पूरी लगन के साथ एक मिशन में जुटे रहे। इन चेहरों के दिल और दिमाग में बस एक ही बात 4 साल तक घूमती रही, चांद पर फतेह पाने की जिद ही थी। वो फतेह पाने की जिद में आज हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जो दक्षिण छोर पर पहुंचा है और चौथा देश जिसने चांद पर कदम रखा है। इन चेहरों से खुद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने दुनिया को रूबरू करवाया है। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. इन किरदारों के बारे में आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक ना होते तो हम चंदा मामा के पास इतनी जल्दी ना पहुंच पाते।
इन वैज्ञानिकों में पहला नाम है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली। इससे पहले वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। एस सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत पीएसएलवी प्रोग्राम से की थी। पीएसएलवी भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर भी साबित हुआ था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, तब एस सोमनाथ उस टीम के खास वैज्ञानिकों में से एक थे। एस सोमनाथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग के एक्सपर्ट हैं। एस सोमनाथ के नेतृत्व में चंद्रयान तृतीय का जो जिम्मा है, जिसके ऊपर था, वो उनमें से एक थे। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर डीपी वीर मुथुवेल जो हैं, वो एक रेलवे कर्मचारी के बेटे हैं। आईआईटी मद्रास से पीएचडी की है। 2014 में पहली बार इसरो में वो शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें लूनर टचडाउन मिशन का निदेशक बनाया गया। 2019 में चंद्रयान द्वितीय मिशन फेल होने के बाद वीर मुथुवेल ने चंद्रयान तृतीय की कमान संभाली। वीर मुथुवेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो टेक्निकल स्किल्स के बड़े जानकार हैं। इसके बाद बारी आती है एम शंकरन की। एम शंकरन यूआर राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक हैं और पिछले 4 साल से चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए हैं। एम शंकरन के हिस्से ही भारत के सभी उपग्रहों के डिजाइन और निर्माण का काम है। मिशन चंद्रयान तृतीय के ऑपरेशन डायरेक्टर श्रीकांत ने भी मिशन चंद्रयान में अहम भूमिका निभाई। इसरो के साथ 2 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्रीकांत चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय मिशन का हिस्सा भी रह चुके हैं। चंद्रयान के विनिंग टीम की 5वीं और सबसे अहम सदस्य है के कल्पना। चंद्रयान तृतीय की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना लैंडर सिस्टम को डिजाइन और कस्टमाइज करने में विशेषज्ञ हैं और इसीलिए के कल्पना को चंद्रयान तृतीय की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। तो ये तो रही हमारी असली हीरोज की कहानी, लेकिन आज देश के लिए गर्व के इस पल पर क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबने मुबारकबाद दी है। आज इन मुबारकबाद का जिक्र करना भी जरूरी है। पीएम मोदी खुद साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से भारतीय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि के गवाह बनने के लिए लाइव जुड़े। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और देश के लोगों से क्या कहा, आप सुनिए। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धि पर गर्व जताया, लेकिन इसके साथ ही दुनिया को यह संदेश एक बार फिर दिया कि भारत हर उपलब्धि में पूरी दुनिया को साथ लेकर चलता है। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future. यही बात तो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाती है। हम अपनी उपलब्धियों पर इतराते हैं, लेकिन दूसरों को चिढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा विश्व एक परिवार का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर धन्यवाद कहा। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका
हम धन्यवाद करते हैं, हम उन सब का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसरो वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर खुशी जताई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो देश के हर नागरिक के लिए फख्र का क्षण है। क्या सियासतदान, क्या खिलाड़ी, क्या बॉलीवुड स्टार, क्या हमारे न्यायाधीश, सबके मन का जो बच्चा था आज बाहर आ गया। आज सब दिल खोलकर भारत की खुशी में शामिल हो रहे हैं। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में ये बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय लैंडिंग को देख लिया। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल कर दिया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे। ये राष्ट्र की प्रगति का जरूर बहुत ही अहम प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो भारत को भारत बनाने वाली ये सारी ताकतें आपके सामने थी और सबसे बड़ी ताकत है आपकी एकता, अनेकता में एकता। जब देश की बात आती है तो हम सब एक होते हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, सब एक सुर में चिल्लाते हैं जय हिंद। लेकिन खुशी के इस पल में हमें चंद्रयान 3 के उस सफर को भी समझना होगा जिसे पूरा करने में 40 दिन लगे। चंद्रयान ने 14 जुलाई 2023 अपनी यात्रा आंध्रा के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी। फिर 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त 2023 को चांद के ऑर्बिट में कक्षा में दाखिल हुआ। इसके बाद चंद्रयान 3 ने 120 बार चंद्रमा के चक्कर लगाए। इस दौरान 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन सिस्टम से विक्रम लैंडर अलग हो गया और फिर आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आपको पता है कि इस दौरान चंद्रयान 3 ने 55 लाख किलोमीटर दूरी तय की, जिसमें 755 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल हुआ और पूरे प्रोजेक्ट का खर्च हुआ 613 करोड़ रुपए। अभी जो रूस का लूना 25 मिशन था, जिसका भी लक्ष्य चांद का साउथ पोल ही था, उसका बजट कितना था? गैस कीजिए। हमारा था 613 करोड़। रशिया का कितना था? 1600 करोड़ रुपए। चीन का आखिरी चांद मिशन जिसका नाम चेंज 5 था, उसका बजट कितना था? 18 करोड़ रुपए। 1800, माफ कीजिएगा, 1800 करोड़ रुपए। अंतर जानते हैं? 613 करोड़ और 1800 करोड़ रुपए में 1200 करोड़ का अंतर है। यानी इतने में भारत का के जो है वो 2 और चंद्रयान मिशन पूरे हो सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की ये क्षमता है और इस बात पर आज पूरे देश में खुशी की लहर है। चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट
स्टूडेंट के लिए चले। एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। चांद पर इस कामयाबी के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे अरसे से तैयारियां की थी। हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की इन तस्वीरों की बुनियाद सालों पहले रख दी गई थी और वो ऐतिहासिक दिन था साल 1962। कभी इसरो के सामने साइकिल से अपने यंत्रों को ढोने की मजबूरी हुआ करती थी, लेकिन आंखों में चांद को छूने के सपने तब भी झिलमिला रहे थे। इन सपनों की बदौलत अब यही इसरो दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो की वजह से हम दुनिया का चौथा देश बन चुके हैं जो इस मिशन के तहत चांद की धरती को छू चुके हैं। अंतरिक्ष में भारत को चमकाने वाले इसरो और देश के पहले रॉकेट की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी आज हमारे चंद्रयान तृतीय की कामयाबी। दो तस्वीरें आप देखिए। एक दौर था जब हमारे पास रॉकेट को ढोने के लिए सवारी के नाम पर साइकिल हुआ करती थी। कभी बैलगाड़ी पर हम सैटेलाइट ले जाया करते थे। ये वो दौर था जब इसरो के लिए बहुत संघर्ष था। उन दिनों कम बजट और संसाधन की कमी ऐसी कि रॉकेट को साइकिल पर ले जाना पड़ता था। भले वक्त के साथ ये तस्वीरें धुंधली हो गई, लेकिन आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखों में इन तस्वीरों की चमक बरकरार है। हमें पता है हम कहां से कहां पहुंचे हैं। तभी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो आज मंगल और चांद पर पैर जमा रही है। जिस स्पेस मिशन को अमेरिका और रूस जैसे देश कई प्रयासों में कर पाए, भारत ने वो अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। आज इसरो जिन ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू रहा है, उसमें सबसे बड़ा हाथ वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का है। विक्रम साराभाई ने ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी थी। आज से करीब 61 साल पहले यानी 1962 में देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के कहने पर सरकार ने इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार बनाया था। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रख दिया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास और उसका इस्तेमाल करना था। साल 1962 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला लिया कि भारत भी अंतरिक्ष में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना हुई और सुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ने काम करना शुरू कर दिया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत थी। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का नाम इसरो कर दिया गया। इस तरह भारत को अपनी अंतरिक्ष एजेंसी मिली और इसीलिए जब आज आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये मत भूलिए कि पीछे कितना स्ट्रगल था। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस ऐतिहासिक पल पर अपनी बधाइयां और बधाई संदेश भेजा है। सुनिए। There are days when history is made. Today, with the successful moon landing of the Chandrayaan-3 mission, our scientists have not only made history but also remade the idea of geography. It is truly a momentous occasion, the kind of event that happens once in a lifetime, making all Indians proud. I congratulate ISRO and everybody involved in this mission and wish them greater accomplishments ahead.
The success of Chandrayaan, I believe, is also a major achievement for the whole of humankind. It shows how India has harnessed its rich traditional knowledge base along with modern science in the service of humanity. भारत अभी रुकने वाला नहीं है, इसीलिए आज के दिन भारत सरकार ने आगे का एजेंडा सेट कर दिया है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। हम जानते हैं सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील किया जाता है, क्योंकि हम भारत के वासी हैं। द रूबिका लियाकत शो में कुछ देर के लिए हम रुकेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।